वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ पल्लवी निशा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक और उसकी सुधार योजनाएं। यह BA पार्ट 2 के हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट के पेपर 3 के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत में 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक का माना जाता है। यह तुगलक वंश के दूसरे महान शासक होते हैं। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है और 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु के उपरांत जूना खां, जिसे उगुल खां की उपाधि भी प्रदान की गई थी, वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है 1325 से 1351 ईस्वी का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बहुत ही निर्णायक सिद्ध होती है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रशासनिक सुधारों एवं अपने सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक उपाय करने के लिए जाना जाता है और उनके प्रशासनिक सुधार की इतिहासकारों के द्वारा आलोचनाएं भी की जाती है। हालांकि वह एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति था और इसलिए अपने जनहित और राज्य की समृद्धि के लिए सदैव नई योजनाएं बनाता था। उसके व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो इतिहासकारों में मतभेद भी है। कुछ इतिहासकार उन्हें मूर्ख की श्रेणी में डालते हैं, तो कुछ इतिहासकार सनकी, पागल, रक्त पिपासु आदि भी कहते हैं। तो वहीं कुछ उनको समय से पहले योजनाओं को लागू करने वाला शासक, दूरदर्शी शासक के रूप में देखता है, जिनकी योजनाएं परिस्थितिवश असफल हो जाती है। तो यह उनकी योजनाओं को पढ़ने के अंतर्गत उनकी योजनाएं और उसकी योजना की असफलता के बारे में मैं आपको बताते जाती हूँ। उसकी जो सबसे पहली योजनाएं थी वह था कृषि संबंधी सुधार। कृषि संबंधी सुधार अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत का दूसरा ऐसा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने कृषि संबंधी सुधार की तरफ ध्यान दिया। क्योंकि राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत इस समय लगान व्यवस्था थी, इसलिए सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने लगान से संबंधित जो रजिस्टर हैं उसको लेखा जोखा रखने के लिए एक रजिस्टर बनाने का आदेश अपने अधिकारियों को दिया। इसके अलावा एक शताधिकारी नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो 100 गांव में लगान वसूलने वाले अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने और उसके हिसाब को देखने का काम करता था। उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम था कृषि संबंधी सुधार के अंतर्गत, वह था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच का क्षेत्र था जो बहुत ही उपजाऊ था। आर्थिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी। हालांकि यह काम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सबसे पहले नहीं किया गया। इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी दोआब क्षेत्र में 50% तक कर की वृद्धि कर दी थी। दोआब में कर क्षेत्र में वृद्धि होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वृद्धि का असफल हो जाना यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस समय दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की जाती है और कर की दर में 1/10 से 1/20 भाग की बढ़ोतरी की जाती है, उसी समय दोआब के क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है और जो इसके अधिकारी होते हैं वह इस अकाल के समय में भी किसानों को रियायत देने के बदले निर्धारित दर पर ही लगान वसूलने का काम करता है, जिससे किसानों के सामने दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है और किसान जो है खेती करना छोड़ देते हैं। और सुल्तान के जब उनके अधिकारियों के द्वारा बलपूर्वक लगान वसूलने का काम किया जाता है तो किसानों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ही कठोर दमनात्मक नीति को अपनाया, जिसके कारण इनका इतिहासकारों के द्वारा इनका आलोचनाएं भी की जाती है। तो इनके शासनकाल को ऐसे तो दो भागों में देखते हैं। जो शुरुआती जो शासनकाल है 1325 ईस्वी से 1335 ईस्वी तक का शासनकाल, यह सुधारों का युग था और 1335 से लेकर 1351 तक का जो शासनकाल है वह विद्रोह अशांति का काल माना जाता है। तो 1336-37 के आसपास हम लोग देखते हैं दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण वहाँ की जनता के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है।
तो यह सबसे कारण दुआबे कर में भी जो इसकी योजनाएं थी जो असफल हो गई। दूसरी है दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना करना। कृषि जो है यह विभाग कृषि विकास के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य की ओर से किसानों को सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक विस्तार करना था। लेकिन यह योजनाएं भी इसकी असफल हुई, क्योंकि जिस खेत का चयन किया गया, कृषि योग्य भूमि का चयन किया गया, वह बंजर भूमि का चयन किया गया और इनके अधिकारियों के द्वारा जो किसानों को ऋण देने के लिए जो रकम थी उनका गबन कर लिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकी इस योजना के असफलता में इनके अधिकारियों और इनके भ्रष्ट मंत्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यह दो योजनाएं हम लोगों ने देखी, दुआबे कर में भी और अमीर ए दीवान को ही विभाग की स्थापना जो असफल हो जाती है। राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी से 1327 ईस्वी के बीच का जो काल है वह राजधानी परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने उत्तरी और दक्षिणी भारत के मध्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया और इसके लिए राजधानी का साम्राज्य के केंद्र में होना अति आवश्यक था। और इसी उद्देश्य के लिए हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी, जो दक्षिण भारत में स्थित है, देवगिरी ले जाया जाता है और उसका देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया जाता है। लेकिन उसके इस काम की आलोचना यह होती है कि जब राजधानी परिवर्तन के विषय में आलोचनाएं इसलिए किया जाता है कि दक्षिण पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना वह चाहता था और इसलिए वह दौलताबाद अपनी राजधानी बनाता है। दिल्ली से राजधानी परिवर्तन करना और दिल्ली में जितने भी सूफी लोग थे, जितने भी मंत्री अधिकारी थे, उन सबको देवगिरी में शिफ्ट करना, देवगिरी ले जाना एक बहुत ही दुष्करी कार्य था और इस क्रम में बहुत सारे लोगों की इस जटिल और कठिन यात्रा करने के कारण बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो लोग देवगिरी पहुंचते हैं। और इसी समय हम देखते हैं मंगोलों का आक्रमण होता है। दिल्ली में राजनीतिक शून्यता को देखते हुए मंगोलों का आक्रमण दिल्ली में होता है और इस समय तब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह महसूस किया जाता है कि उसकी यह योजनाएं सफल नहीं है, क्योंकि दक्षिण पर नियंत्रण करने के चक्कर में वह उत्तरी क्षेत्र पर भी, उत्तरी भारत पर भी अपने नियंत्रण को खो देगा। तो इसलिए वह अपने इस निर्णय को बदलता और पुनः देवगिरी से यानी दौलताबाद से दिल्ली जाने का आदेश देता है। तो जो प्रक्रिया दिल्ली से दौलताबाद आने में हुई, वह प्रक्रिया दौलताबाद से दिल्ली जाने में अधिकारियों और प्रशासनिक मंत्रियों, सूफियों, अमीरों को झेलना पड़ा। तो इस कारण इनको अपने राजधानी परिवर्तन के कारण इतिहासकारों के द्वारा आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। इनका अगला काम है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। सांकेतिक मुद्रा को चलाना दिल्ली सल्तनत की दूसरी योजना, एक महत्वपूर्ण योजना थी और इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का दूसरा ऐसा शासक था जिसने मुद्रा व्यवस्था में सुधार का काम किया। यह एक ऐसा समय था जिस समय सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में जैसे चीन में, इन तमाम क्षेत्रों में सांकेतिक मुद्रा को अपनाने का काम किया जा रहा था, क्योंकि चांदी, सोने चांदी की जो उपलब्धता है वह घट रही थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हम लोग देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के की जगह कांसे का सिक्का को प्रचारित किया जाता है और प्रत्येक मुद्रा पर अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में अब लेख लिखने का काम किया जाता है। तो यह जो सांकेतिक मुद्रा चलाना एक सुल्तान की उदारता की भी नीति थी और अपव्ययता से जो खजाना खाली हो रहा था उसको रोकने का प्रयास था।
लेकिन यह नीति सफल नहीं होती है, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा को वैधानिक आधार देकर लागू किया गया था और सभी को उसको स्वीकार करने का आदेश दिया गया था। लेकिन टकसाल पर राजकीय नियंत्रण नहीं होने के कारण घरों घरों में, बर्नी कहता है कि प्रत्येक घर में टकसाल की स्थापना हो जाती है और लोग हूबहू कांसे जैसी सिक्के, तांबे जैसे सिक्के को अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट में ले आते हैं और चांदी की जो सिक्के हैं उसको अपने घरों में छुपाने लगते हैं। तो इस तरह से जो यह डुप्लीकेट सिक्का जिसको कहा जाता है, यह पूरी अर्थव्यवस्था को, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात करता है और मुद्रा की जो विफलता होती है, मुद्रा की शुद्धता को लेकर इनका व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उस पर भी, विदेशों से खासकर व्यापार जो होता है उस पर भी कुठाराघात होता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आनन फानन में जब अर्थव्यवस्था चौपट नज़र आती है, तो आनन फानन में मोहम्मद बिन तुगलक अपने सांकेतिक मुद्राओं को वापस लेने का आदेश देता है और इस क्रम में उन मुद्राओं के बदले चांदी के मुद्रा को भुगतान करने की बात कही जाती है। तो यह मुद्राओं का वापस लेना दिल्ली सल्तनत के खजाने को बिल्कुल खाली कर देता है, क्योंकि जाली नोटों से दिल्ली सल्तनत भर जाता है। और हालांकि सारे जाली सिक्कों के बदले चांदी का भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि यह ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो राजकीय नियंत्रण में ढाले गए सिक्के थे उनकी पहचान करके ही उनके बदले चांदी का सिक्का दिया जा रहा था। तो यह जो व्यवस्था थी सांकेतिक मुद्रा उसको लागू करना, फिर उस की असफलता को देखते हुए उस मुद्रा को फिर से वापस लेना, कहीं ना कहीं ये जो है सुल्तान की नीति जो है उसकी असफलता को दिखाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की नीति भी उसकी असफल हो जाती है। अगला जो दो है उनकी नीतियाँ, वह है सैनिक अभियान की नीति और वह सैनिक अभियान खुरासान अभियान है। खुरासान जो है, अगर इसकी सही भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो बर्नी इसको ईरान का क्षेत्र मानता है, तो फरिश्ता के द्वारा ईरान और तुरान का क्षेत्र को खुरासान के क्षेत्र के आसपास माना जाता है। तो यह एक मध्य एशिया में राजनीतिक शून्यता का दौर आता है। अब मंगोल आक्रमणकारी जो है वह इस कमज़ोर हो जाता है और इस स्थिति का फ़ायदा मोहम्मद बिन तुगलक उठाना चाहता था। तो इस योजना की पूर्ति के लिए खुरासान अभियान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगभग 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति की जाती है और इन सेना को 1 वर्ष की अग्रिम वेतन भी दिया जाता है। और किंतु कहा जाता है कि सेना के कूच करने से पहले ही मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन हो जाता है और तरमाशरिन जो अपदस्थ शासक थे वह पुनः ईरान में संधि कर लेता है। फलस्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी खुरासान अभियान की योजना को त्यागना पड़ता है। तो इससे दो चीज़ होते हैं कि इतनी बड़ी सेना को बिना अभियान के आपको वेतन देना, राजकीय कोष पर भार बढ़ रहा था, तो इसलिए उसने सेना को भंग कर दिया और कुछ सेना को कराची अभियान के लिए भेज देता है। तो सेना के द्वारा बेरोजगार कर देना, सेना को हटा देना, इससे सेना की आर्थिक स्थिति काफ़ी दुर्बल हो गई और निकाले गए सैनिकों में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और सुल्तान की यह योजना भी असफल रही, जिससे उसकी प्रसिद्धि में हम लोग देखते हैं कि कमी आती है। उसका अंतिम जो योजना था वह कराची अभियान था। कराची का जो क्षेत्र हिमालय की तराई का क्षेत्र है और जिसमें आधुनिक कुमायूं जिला स्थित है। कराची अभियान का लक्ष्य सीमित था। सुल्तान चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भी कहा जाता है कि कराची का यह अभियान चलाया गया और कराची का यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था। लेकिन यह अपने उद्देश्य को पाने में यह भी असफल हो जाती है और जब कराची अभियान में इनकी सेनाएं आगे बढ़ती तो पहाड़ियों से इनका सामना होता है और कहा जाता है कि पहाड़ियों के द्वारा सैनिकों
को समाप्त कर दिया जाता है। एक विद्रोह इसी स्थिति में सैनिकों को बुरी तरह से कुचला जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अपने कराची अभियान को भी वापस लेने का काम किया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी सुधार योजनाएं चलाई जाती हैं, सुधार करने का काम किया जाता है। लेकिन अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो उनकी योजनाएं गलत नहीं थी, बल्कि समय से पहले लागू किया गया था। उनमें धैर्य की कमी थी। कोई भी योजनाएं अगर असफल होने लगता था तो वह तुरंत उसको वापस लेने लगता था, और धैर्यता के अभाव के कारण और प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सुधार योजनाओं के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो यह मैंने आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक की उसकी प्रशासनिक योजनाएं और प्रयोग को बताया, और इन प्रयोगों के कारण इनके शासनकाल में मैंने आपको बताया था कि 1335 से 1351 का जो शासनकाल है वह विद्रोह और अशांति का काल माना जाता है, और यहीं से दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जितना बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से उसके विघटन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। और देखते हैं कि दक्षिण पर नियंत्रण करने का जो इसका सपना था वह धरा का धरा रह जाता है। और जैसे ही दौलताबाद से दिल्ली आया जाता है तो वहाँ पर विजयनगर और बहमनी नामक दो स्वतंत्र राज्यों का गठन हो जाता है। तो इस तरह इनकी योजनाएं समय से पहले थी, इनमें धैर्यता की कमी थी, और ये योजनाएं आगे चलकर मुग़ल काल में हम देखते हैं कि इन्हीं तमाम योजनाओं को अपनाने का काम किया गया है। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की सुधार योजनाएं और उसकी असफलता के कारण उसके बारे में बताया। उम्मीद है आपको लाभ हुआ होगा। थैंक यू।